नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राष्ट्र की आवाज में आज बात होगी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान की, जिस पर बवाल मच गया, घमासान छिड़ गया है। बताएंगे आपको आखिर स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की मिनी पाकिस्तान आखिर उसे क्यों कहा। इसके साथ ही बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले की, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा, क्या तर्क दे रहा, ये भी आपकी जानकारी में साझा करेंगे। सरकार का पक्ष क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की, जहां उन्होंने पूर्णिया से बिहार को करोड़ों की सौगात दी, साथ ही विजय की हुंकार भी भरी। लेकिन सबसे पहले स्वामी रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान की बात करते हैं, जिस पर बवंडर मचा हुआ है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामकथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। रामभद्राचार्य ने दावा किया कि उन्हें इस क्षेत्र में रामकथा करने से पहले डर लग रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ इलाकों में अब हिंदू त्योहार भी दबकर मनाने की नौबत आ गई है। स्वामी रामभद्राचार्य के इन दावों को उनके समर्थक सच बताते हैं, तो वहीं विरोधियों ने इसे सांप्रदायिक जहर करार दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान आखिर क्यों कहा और किस लिए कहा। रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो कुछ हो जाए, प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के इसी ज्ञान पर घमासान छिड़ गया। स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया तो विवाद का बवंडर खड़ा हो गया। स्वामी रामभद्राचार्य विरोधियों के निशाने पर आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए रामभद्राचार्य ने हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया, जिसे विरोधी सांप्रदायिक जहर करार देने लगे। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है, योगी जी के राज में पाकिस्तान। कैसी बात, सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है, और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने पर स्वामी रामभद्राचार्य का विरोध शुरू हो गया। लेकिन तुलसी पीठाधीश्वर के बयान के पीछे की वजह है पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बढ़ती आबादी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो वेस्टर्न यूपी में आने वाले 26 जिलों में मुस्लिम आबादी 26.21% है। इनमें से 9 जिलों में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसके अलावा हाल ही में संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की आई रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि बार बार दंगों की वजह से संभल से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि संभल में सिर्फ 15% हिंदू ही बचे हैं, जबकि 85% आबादी मुस्लिमों की है। यही वजह है कि स्वामी रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान वाले बयान को फिर दोहराया। आज भी कह रहा हूँ, क्यों 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 संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं की। कौन गलती मैंने कही?
स्वामी रामभद्राचार्य अपने बयान पर कायम हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पर आ गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? संभल और वेस्ट यूपी के तमाम शहरों से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? और सवाल यह भी है कि स्वामी रामभद्राचार्य के दावों में कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान करार दिया। उसके पीछे उन्होंने पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की दलील दी है, तर्क दिया है। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर स्वामी रामभद्राचार्य के दावों में कितना दम है, इसका आधार क्या है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी कितनी है, आप समझिए। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों का हाल क्या है कि जनगणना के अनुसार पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 32% है। वहीं जिलेवार आंकड़ों पर अगर हम निगाह डालें तो रामपुर में 50.57% मुसलमानों की आबादी है। रामपुर में 50.57% के बाद अगर मुरादाबाद की तरफ हम रुख करते हैं तो वहां पर भी 50.82% है। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बिजनौर में 43% मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर की बात करें तो यहां पर 41% मुसलमान रहते हैं। मुजफ्फरनगर में आंकड़ा बढ़कर 42% हो जाता है, यानी 42% मुसलमान है। अमरोहा में 41%, तो मेरठ में 34%, बरेली में 35% और बागपत की बात करें तो मुस्लिमों की आबादी यहां पर 28% है। संभल का हाल हमने आपको पहले भी दिखाया। इन्हीं आंकड़ों को हवाला देकर, इन्हीं आंकड़ों के हवाले से रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान करार दिया, लेकिन इसी दौरान कई और बातें भी उन्होंने कही हैं। इस पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। सुनिए स्वामी रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान और क्या बड़ी बात कही। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। देखो, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। इसलिए बार बार मैं यही कहूंगा कि भारतीय वैदिक संस्कृति यदि पढ़ ली जाए तो कोई झंझट होगा ही नहीं। बहुत संतानों को पैदा करके व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। दो तीन संतानें हो, भले तीनों बेटे हो या भले तीनों बेटी हो, कोई बात नहीं। जो संतान हो उसको हम संस्कारी बनाएं, उसको प्रयास करें, सरस्वती विद्यालय में भेजें, कॉन्वेंट में न भेजें, मदरसे में न भेजें। हम अपने विद्यालयों के माध्यम से बालकों में महाराणा प्रताप का संस्कार देंगे। और अब बात वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिस पर एक नई बहस छिड़ गई। आज वक्फ कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, साथ ही अपना एक अंतरिम फैसला दिया। हालांकि अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, पाबंदी लगाई है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही आए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीनी विवाद का निपटारा कलेक्टर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम संगठन अपनी जीत के तौर पर दर्शा रहे। वहीं सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है।
हालांकि यह फैसला अंतरिम फैसला है, वक्फ कानून पर फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, वक्फ कानून पर मचा बवाल जो था, क्या सियासी तौर पर वाकई वो खत्म हो पाएगा? वक्फ पर मचे बवाल, नए कानून पर उठ रहे सवाल और मुस्लिम संगठनों में उबाल के बीच वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कानून में दिए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से हों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त भी खारिज कर दी है। साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ संपत्ति पर राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगा दी है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है। आज इस फैसले ने और भारत सरकार के अमेंडमेंट एक्ट बिल ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, तहसीलदार हो, कानून को हो, लेखपाल हो, नायब तहसीलदार हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, सिविल कोर्ट हो, अन्य हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी रास्ते खुले हैं, सभी फोरम खुले हैं, सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह सुनवाई हो सकती है और सबके साथ न्याय हो सकता है। इसके साथ ही वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्षकारों की बाँछें खिल गई हैं। जो फैसला आया है ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने सराहा तो कानून के समर्थक याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। वहीं फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला बहुत राहत देने वाला है। वक्फ की संपत्तियों पर अब कोई खतरा नहीं। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है, तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा
और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि अदालत ने साफ कहा है कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? कानून की कुछ धाराओं पर रोक से वक्फ पर मचा बवाल क्या खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब जिस वक्फ को लेकर घमासान छिड़ा था या छिड़ा था, इसके पहले वो क्या वक्फ बोर्ड क्यों बना, इसको आपको बताते हैं। किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी अलग अलग दावे थे। दरअसल मुसलमान जो कि अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान करता है, उसे वक्फ की संपत्ति कहा जाता है। वहीं वक्फ बोर्ड, और अब उस वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया कानून बना, उसमें क्या सरकार दखलंदाजी करके उस जमीन को हड़प लेगी, इस पर तनातनी थी। अल्लाह को दान की गई संपत्ति की देखरेख करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। भारत में 9.4 लाख एकड़ में वक्फ की संपत्ति फैली हुई है। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों को सीधे नियंत्रित करता है। वक्फ संपत्तियों की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। पूरा विवाद असल में इसी संपत्ति को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का अपना तर्क था। वो कहते हैं कि इन्हीं संपत्तियों को लेने के लिए, कब्जे में लेने के लिए एक नया कानून सरकार ने बना दिया या किसी पार्टी का इसमें दबाव था। लेकिन सरकार का अपना तर्क और दावा था, नए कानून से वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा। नए कानून से जो गरीब मुसलमान हैं उनको फायदा होगा, इसलिए इस कानून की आवश्यकता है। सुनिए अब कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसको कैसे लिया, क्या कहा। हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताएं ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। और अब बात बिहार से। पीएम मोदी के हुंकार की। बिहार में अभी चुनाव का वक्त है, चुनावी समर है, उस बीच में हुंकार तमाम पार्टियां भर रहे हैं। चुनाव का ऐलान अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां से उन्होंने लगभग 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन किया बल्कि शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने
बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी, जो कि बड़ी सौगात थी। इसके अलावा अररिया गलगलिया के बीच में नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया गया। पूर्णिया से पीएम मोदी ने अपने चित परिचित अंदाज में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं घुसपैठियों का बचाव करने वाले नेताओं को सीधी चुनौती देता हूं कि वो घुसपैठियों को बचाने के लिए आगे तो आए। आप घुसपैठियों को बचाने के लिए चाहे जितना प्रयास कर चुके हैं या कर रहे हैं, हम घुसपैठियों को निकालने का संकल्प ले चुके हैं और अपने संकल्प पर काम करते रहेंगे। इसके साथ ही जंगल राज को लेकर उन्होंने आरजेडी को भी जमकर निशाने पर लिया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और डोन दीदी बन रही है। चलिए, तो राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।